नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इसमें यूपीएससी सीएसई में जो भी 2026 में जो नया अपडेट डीओपीटी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से नया अपडेट जो आया है, उसमें कैडर एलोकेशन पॉलिसी चेंज की गई है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इनके कैडर एलोकेशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि पहले अलग तरह से कैडर सभी कैंडिडेट्स को मिलते थे, इस बार डीओपीटी द्वारा ये पॉलिसी चेंज कर दी गई है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ 3 सर्विसेज के लिए ही पॉलिसी चेंज हुई है। इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस, आईएएस, फॉरेन सर्विसेज के लिए कोई कैडर अलॉटिंग नहीं होती है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी, होम अफेयर्स, इन्वायरमेंट, क्लाइमेटिक चेंज और शेड्यूल कास्ट, अनरिजर्व कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, इन सब के लिए प्रोसीजर दिया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हर तरफ से यहाँ हम देख सकते हैं कि द कैडर वाइज कैटेगरी वैकेंसी डिटरमिनेंट बेसिस ऑफ कैडर गैप। तो कैडर गैप को पूरा करने के लिए 1 जनवरी तक इसमें वैकेंसीज को देखा जाएगा, जिस भी कैडर में वैकेंसी खाली रहेंगी, और हर स्टेट की गवर्नमेंट को ये इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सिविल सर्विसेज को देना पड़ेगा, जो कि 31 जनवरी तक सबको देना पड़ेगा। कितनी स्टेट में वैकेंसीज खाली हैं, इन सब का ब्यौरा उसको ध्यान में रखते हुए ही स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशन की रिक्वायरमेंट रिसीव्ड के हिसाब से ही रोस्टर एंड कैडर दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि grouping of state cadre, all the state cadre joint cadre shall be arranged in alphabetical order and divided into 4 groups which are follow। तो 4 ग्रुपों में कैडरों को बांटा गया है। हमें देश में 25 कैडर हैं सिविल सर्विसेज के लिए, जो कि इस तरीके से इन 4 ग्रुपों में बांट दिया गया है। फर्स्ट ग्रुप में एजीयूमिटी, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार एंड छत्तीसगढ़, ये सारे एबीसी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में जमे हुए हैं। सेकंड ग्रुप में देख सकते हैं गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश। वैसे ही थर्ड ग्रुप में महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु। फोर्थ ग्रुप में तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल है। तो इसी हिसाब से 1 से लेके 25 तक सारे कैडर्स को अरेंज किया गया है, और इसी हिसाब से कैंडिडेट्स को कैडर अलॉट किए जाएंगे। इसमें इनसाइडर वैकेंसी जो कैडर में रहेगी उनको पहले देखा जाएगा। जैसे कि अगर एक से लेके 25 रैंक तक यहाँ पे कैंडिडेट्स को देखा जाएगा। तो 1 से ग्रुप ए में से अगर कैंडिडेट इनसाइडर है, उसी का कैडर आ रखा है और उसकी रैंक भी फर्स्ट है, तो उसको पहले वो कैडर मिल जाएगा। जैसे अगर कैंडिडेट एजीएमटी कैडर का है और उसकी रैंक फर्स्ट है तो उसको एजीएमटी मिल जाएगा। अगर कैंडिडेट की रैंक 7th है और वो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का है तो सबसे पहले रैंक 7 वाले को देखा जाएगा, और अगर सेम ही रैंक 24 किसी की है तो रैंक 7 वाले को पहले कैडर अलॉट होगा, ना कि 24 वाले को। उसको अगले
हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट को 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75, 76 से 100, इस तरीके से साइकिल चलेगा। जैसे कि फर्स्ट 25 को 25 कैंडिडेट्स को ग्रुप के हिसाब से फर्स्ट ग्रुप से फोर्थ ग्रुप तक उसकी रैंक देखी जाएगी। उसी हिसाब से अगर अगर 1 से लेकर 25 में अगर कैंडिडेट आ रखे हैं तो उसको सेम कैडर मिलने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। अगर वो 26 से 50 के बीच में है तो 26 से 50 के बीच में कैंडिडेट को अगले साइकिल में जाके जो भी कैडर उनके रैंक के हिसाब से अलॉट होगा उस हिसाब से मिलेगा। अगर स्टेट में सिर्फ 2 ही वैकेंसी हैं तो अगर उसको फर्स्ट रैंक वाले को दे दी जाती है, रैंक 7 को, जैसे कि हमने देखा था उत्तर प्रदेश वाले को फर्स्ट दे दी गई, तो एक वैकेंसी तो वहीं पे फिलअप हो चुकी है। बाकी की जो वैकेंसी है सिंगल सीट, उसके लिए सेकंड साइकिल चलेगा। अगर सेकंड साइकिल में आपका नाम आता है, जैसे कि रैंक 27 है, तो उसी हिसाब से आपको कैडर लोकेशन होगा। लेकिन अगर रैंक 8 ही फर्स्ट साइकिल में इनसाइडर वैकेंसी है और उस पर कैंडिडेट अवेलेबल है तो उसको ही वो सीट अलोकेट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे कैडर अलॉट हो चुके हैं ताकि किसी भी कैडर पर ज़्यादा कैंडिडेट्स को ना भेजा जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम कैडर वाले पहले की तरह नहीं हो पाएंगी। कैडर लोकेशन चेंजेस में कैंडिडेट्स को उनके मन मुताबिक कैडर अलॉट नहीं हो पाएंगे। उनको ग्रुप ए से लेके फोर्थ तक पूरा साइकिल से गुजरना पड़ेगा। उस साइकिल के हिसाब से ही अगर उनके होम कैडर में इनसाइडर वैकेंसी अवेलेबल है और वो वहाँ पे रैंक उनकी उतनी आ रखी है तो उसी हिसाब से उनको वैकेंसी अलॉट हो पाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं एलोकेशन अगेंस्ट आउटसाइडर वैकेंसी। इसमें यह है कि इनसाइडर वैकेंसी फुल होने के बाद जो कैंडिडेट अलग कैडर से है उसको, अगर उसकी प्रेफरेंस अपने कैडर के अलावा कोई और कैडर या ग्रुप में वो अलग कैडर में अपनी दावेदारी रखता है तो उसको फिर वहाँ पे एलोकेशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार राजस्थान वाले कैंडिडेट तमिलनाडु यानी कि ग्रुप 4 तक जा सकते हैं। इसी तरह अगर ग्रुप ए से कैंडिडेट आंध्रा से है तो उस कैंडिडेट की अगर रैंक फर्स्ट साइकिल में नहीं आ पाती है फर्स्ट से 25 के में, तो उसको सेकंड साइकिल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर ही उसकी एलोकेशन हो पाएगी। इस तरीके से बहुत ही पेचीदा कर दिया गया है डीओपीटी के द्वारा। और यहाँ पे एक और न्यूज़ निकल के आई है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। उनको होम कैडर मिलने में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अनरिजर्व्ड कैटेगरी का ही माना जाएगा, ना कि ईडब्ल्यूएस का। उन्हें यूआर कैटेगरी में ही अलोकेशन दिया जाएगा। तो इसी तरीके से ये कैडर अलोकेशन चेंजेस हो चुके हैं। आप डीओपीटी की साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स
दिख जी जाएंगी किस तरीके से ग्रुप 1 अल्फ़ाबेटिकल जमा रहेगा, फिर उसको ग्रुप 2 के साथ अरेंजमेंट, फिर ग्रुप 3, ग्रुप 4, इस तरीके से कैंडिडेट्स को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके से कैंडिडेट को अपना कैडर एलोकेशन होगा। थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अब इसी तरीके से कैडर को अलॉट किया जाएगा। बाकी आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर आपकी रैंक अच्छी रहेगी तो उस हिसाब से आपको अपना होम कैडर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी आप अपनी तैयारी पे जुटे रहें, प्रयास करते रहें। ज़रूरी है आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए। जल्दी ही फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। यूपीएससी की तरफ से फॉर्म का अपडेट जारी हो जाएगा इसके बाद। शायद इसी वजह से फॉर्म में देरी हो रही थी, अब नहीं हो पाएगी। जल्दी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।